अस्सलाम वालेकुम। मोमेंट्स ऑफ फिज़िक्स में खुशामदीद। मेरा नाम है मोहम्मद हसन। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस एफएससी पार्ट 1 चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन 1 to 10। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 11 to 21 क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये राइट साइड पर सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। what is question number 1 is define the terms unit vector, position vector and components of a vector। चैप्टर के स्टार्ट में भी आपने ये डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हो क्या 1, और किस लिए इस्तेमाल होता हो, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए, एंड इज़ यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर। सिंपल सी डेफिनेशन है। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं कि ए यूनिट वेक्टर, ये इसके ऊपर यूनिट वेक्टर का सिंबल आपने लगाना है, इज इक्वल टू ए वेक्टर। ये किसके बराबर होता है, ए वेक्टर ओवर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो इसमें तीनों चीज़ें अगर आप स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी, मैग्नीट्यूड भी और वेक्टर भी। ठीक है ना। वेयर ए इज़ दी गिवन वेक्टर, और ए हमारे पास क्या है, गिवन वेक्टर है। तो ये था यूनिट वेक्टर। नाउ व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। अ वेक्टर विच इज़ यूज टू स्पेसिफाई द पोजीशन, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के हिसाब से किसी वेक्टर की क्या पोजीशन है, हम उस पोजीशन को कहते हैं, यानी कि उसकी लोकेशन कहाँ है। जैसे कि एक साइड पर ओरिजिन है और ओरिजिन से कितनी दूर उस वेक्टर की पोजीशन है, इस पोजीशन को देखने के लिए हम वेक्टर की टर्म यूज़ करते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर इस तरह लिखा जाता है कि आर के ऊपर हम वेक्टर का साइन डालते हैं, इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन एज। तो एक्स वाई प्लेन तो हम किसी भी पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर ये यहाँ पर हम लिखते हैं, ये दरअसल इसमें ज़रूरी हैं और ये पोजीशन वेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। और अगर हम किसी 3 डायमेंशन में लिखना चाहेंगे तो सी के यूनिट वेक्टर भी लिखेंगे। तो ये थी 2 डायमेंशन की। और अगर 3 डायमेंशन हो, यानी कि एक्स वाई जेड प्लेन हो, तो उसमें हम लिखेंगे ए आई प्लस बी जे प्लस सी के यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। तो ये थी हमारे पास पोजीशन वेक्टर। नाउ व्हाट इज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। आपको याद हो कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का टॉपिक पढ़ा था। उस टॉपिक में हमने एक वेक्टर को सपोज किया था और फिर उसके परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे। परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने के बाद हमारे पास एक एक्स एक्सिस पर ए एक्स यानी कि कंपोनेंट आया था और वाई एक्सिस पर ए वाई कंपोनेंट आया था। तो उस कंपोनेंट्स को हमने डेफिनेशन उसकी सही तरह कंसीडर नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन कंप्लीट है कि अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर। कि कंपोनेंट क्या होती है, एक इफेक्टिव वैल्यू होती है, यानी कि जिसका बहुत ज़्यादा वेक्टर पर असर होता है, हम उसको क्या कहते हैं, कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट्स इस फार्मूले में भी यूज़ हो रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है आपके सामने। ठीक है ना। तो उसमें ये फार्मूले में भी यूज़ हो रहे हैं कि ए इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर की ये कंप्लीट डेफिनेशन है। ठीक है। Now what is question number 2? The vector sum of 3 vectors gives a 0 resultant। कि अगर हम किसी वेक्टर्स के 3 वेक्टर हैं हमारे पास, हमने उनका सम लेना है और वो हमें 0 रिजल्टेंट देता है। व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। हम इन वेक्टर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ओरिएंटेशन मतलब कि हम इन वेक्टर को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ 0 रिजल्टेंट व्हेन द वेक्टर्स आर एडेड इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर के मतलब ये है कि हम इसको अगर हेड टू टेल रूल ऐड करें, कोई भी हमारे पास 3 वेक्टर हैं तो वो ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है ना। कोई भी हम 3 वेक्टर सपोज कर लेते हैं, ये देखें। अगर आप ये रीज़न जो है क्वेश्चन में लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। कंसीडर 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी। अब ये देखें 3 वेक्टर हमने यहाँ पर हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने इनको क्या किया है, ऐड किया है। इफ़ दे आर ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट दे रिप्रेजेंट 3 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल देन देयर रिजल्टेंट मस्ट बी 0। और ये एक ट्राइंगल भी बना रहे हैं। आप अपने आंसर में
यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैंने इन तीनों वेक्टर्स का सम लिया है, ठीक है ना। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और c हमारे पास जो है ना एज अ रिजल्टेंट है, लेकिन हम उसको इस तरफ लाकर हम शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या प्रूव हो रहा है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि हमारी क्या ओरिएंटेशन बन सकती है कि हमें एक ट्रायंगल मिल सकता है, ठीक है। आप अपने आंसर में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर ए लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। एक वेक्टर है, उसको हमने ए कहा है, वो एक्स वाई प्लेन में है। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव, और एंड फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव अपोजिट साइंस। अब इसमें ना हमारे पास दो यानी कि केस बन सकते हैं, ठीक है ना। पहला केस ये है कि व्हेन बोथ कंपोनेंट्स हैव नेगेटिव साइन। पहले इस केस को स्टडी करते हैं कि इन्होंने पूछा फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव। हम पहले इस केस को स्टडी करते हैं। अब आपको याद हो तो आपकी बुक में एक फिगर बनी हुई है जिसमें क्वाड्रेंट शो किए जा रहे हैं, कंपोनेंट क्वाड्रेंट शो किए। सो अगर हमारे पास बोथ कंपोनेंट्स हैव नेगेटिव साइन होंगे तो उसका क्या मतलब होगा, दोनों को नेगेटिव साइन होंगे तो इसका मतलब हमारा वेक्टर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइंस क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो व्हेन अ वेक्टर ए लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन इट्स बोथ कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई आर नेगेटिव, ठीक है ना। अब इसी तरह केस 2 में हम स्टडी करते हैं। केस 2 उन्होंने क्या पूछा हुआ है, व्हाट फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव अपोजिट साइंस। सो केस 2 में हम ये लिख देखते हैं कि व्हेन बोथ कंपोनेंट्स हैव अपोजिट साइन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, व्हेन वेक्टर ए लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब अपोजिट साइन में हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं ना, कि ए एक्स जो है वो पॉजिटिव हो और ए वाई नेगेटिव, या फिर इस तरह से भी स्टडी कर सकते हैं कि ए वाई नेगेटिव हो और ए एक्स पॉजिटिव हो। तो उस हिसाब से यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं कि जब वेक्टर ए जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव होगा। इसी तरह अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी देखते हैं कि जब वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव, और वाई कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव। इस तरह क्वाड्रेंट के हिसाब से इस क्वेश्चन को स्टडी करना है आपने, कि हमारे पास व्हेन वेक्टर ए लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट देन इट्स एक्स कंपोनेंट विल बी नेगेटिव एंड वाई कंपोनेंट विल बी पॉजिटिव। व्हेन वेक्टर ए लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन इट्स एक्स कंपोनेंट विल बी पॉजिटिव एंड वाई कंपोनेंट विल बी नेगेटिव। आप इस तरह अपने क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज, if one of the components of a vector is not zero can its magnitude be zero, explain। कि आप ये देखें कि ये जो फार्मूला है मैग्नीट्यूड वाला, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये फार्मूला याद रख लें, ये 2 या 3 क्वेश्चन में ज़रूर यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। इस फार्मूले को ज़हन-नशीन कर लें, तब आपके लिए ये कुछ क्वेश्चन जो हैं ये ज़रा भी मुश्किल नहीं होंगे। इसका आंसर ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन नॉट बी ज़ीरो बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला, ठीक है ना। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ए वाई हमारे पास 0 है और ए एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। देन हमारे पास क्या होता है, आप ए वाई को 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, ये टर्म यहाँ से ख़त्म हो सकती है, ठीक है ना। और हमारे पास फिर यही बचेगी ए स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाते हैं, उसके बाद सिर्फ हमारे पास ए एक्स बचता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता। ये ए इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये हमारे पास 0 नहीं हो सकता बल्कि ए एक्स के बराबर आता है। सो प्रूव हो गया है। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज, कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। कि क्या कोई वेक्टर उसका कंपोनेंट जो है उसके मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अ वेक्टर कैन नॉट हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ वेक्टर, क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, ये वेक्टर के पार्ट होते हैं, वेक्टर का हिस्सा होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड से बड़े नहीं हो सकते, ये इक्वल हो सकते हैं लेकिन बड़े नहीं हो सकते। इट कैन बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड बट नेवर ग्रेटर देन इट, ठीक है ना। आप ये इजीली लिख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं होते बल्कि ग्रेटर नहीं होते, इक्वल हो सकते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव अ नेगेटिव वैल्यू। क्या मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसकी नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती। आपको फिर मैं वही फार्मूला याद करने के लिए कहूँगा, ये फार्मूला याद रखें, ठीक है ना। इस फार्मूले के मुताबिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब आप देख सकते हैं इस फार्मूले में, देखें क्या क्या यहाँ से कहीं से नेगेटिव वैल्यू हमारे पास आ सकती है।
अगर आप फॉर एग्जांपल ए एक्स की वैल्यू भी -2 स्क्वायर पुट करें, -2 अगर आप पुट करें, ठीक है ना, तो हमारे पास फिर भी स्क्वायर की वजह से यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप कोई भी माइनस पुट करें तो स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। नो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एज वी नो दैट। हमारे पास ये फार्मूला है, आपने फार्मूला अपने आंसर में ज़रूर लिखना है। इफ़ वन और बोथ कंपोनेंट्स इज नेगेटिव, के एक या दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, बिकॉज ऑफ देयर स्केयर्स इट बिकम्स पॉजिटिव। तो इनके स्केयर्स की वजह से ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप इसका भी आंसर इजीली लिख सकते हैं। फार्मूला ज़रूर लिखिएगा, फार्मूले के बिना ये क्वेश्चन का आंसर जो है गलत तस्वुर किया जाएगा। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, वट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम कहते हैं कि a प्लस बी हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये 0 के बराबर आते हैं, तो हम इनके कंपोनेंट्स के हवाले से क्या कह सकते हैं। चले देखते हैं, हम क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ़ रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स a एंड b इज़ अ नल वेक्टर, ठीक है ना, यानी कि इसी इक्वेशन को हमने इस तरह लिख दिया है, डिस्क्राइब कर दिया है। देन वी कैन से दैट सम ऑफ देयर x कंपोनेंट्स x एज वेल एज सम ऑफ देयर y कंपोनेंट्स मस्ट बी 0। अब ये जो अगली लाइन लिखी है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, आप इसी तरह अपने वेक्टर को लिखें, ठीक है ना। अब ये वेक्टर जो b वेक्टर है ये इस तरफ ले जाकर हम -b वेक्टर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स में इनको लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि ए वेक्टर के क्या कंपोनेंट्स होंगे, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और इसी तरह बी वेक्टर के क्या कंपोनेंट्स होंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, और यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज़ आ गया, ठीक है ना। दिस इम्प्लाइज दैट अगर आप जो है दोनों को कंपेयर करें, ठीक है ना, दोनों को कंपेयर करें, जैसे इक्वेशंस कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो ए एक्स हमारे पास यानी कि आई को आई वाले से कंपेयर करेंगे तो ए एक्स क्या आएगा, माइनस बी एक्स आएगा इस माइनस की वजह से, और इसी तरह जे वाले को जे वाले के साथ हम कंपेयर करेंगे तो ए वाई हमारे पास माइनस बी वाई के बराबर आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि जब ये माइनस बी एक्स इधर ले जाकर प्लस हो जाएंगे, इसी तरह ये माइनस बी वाई इधर ले जाकर प्लस हो जाएगा, तो हम ये इक्वेशंस लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0, इसी तरह ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो लास्ट 2 स्टेप्स हैं ये दरअसल यही लाइन है। देन वी कैन से दैट सम ऑफ देयर एक्स कंपोनेंट्स एज वेल एज सम ऑफ देयर वाई कंपोनेंट्स मस्ट बी 0, कि इनके x कंपोनेंट क्या होंगे 0 के बराबर और इनके y कंपोनेंट क्या होंगे 0 के बराबर, ठीक है ना। आप यहाँ से इजीली ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, ज़रा भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। So question number 8 is under what circumstances would a vector have components that are equal in magnitude। के ऐसे circumstances बताएं कि जब हमारे पास एक वेक्टर का कंपोनेंट्स और मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। अगर आपने अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा थोड़ी देर पहले उसमें हमने देखा है कि एक कंपोनेंट मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर बताना है कि कब इक्वल होगा। इफ़ अ वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस देन बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट विल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, कि अगर जो है वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए तो यहाँ पर कंपोनेंट्स जो है मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकते हैं। चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई, हम सपोज कर लेते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अब यहाँ पर आप इन कंपोनेंट्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए कोस थीटा ए एक्स की वैल्यू है और ए वाई की ए साइन थीटा है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से a को a से कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ से आ जाता है जो कि 1 के इक्वल होता है, और साइन थीटा और कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप टेंजेंट को इस तरफ ले जाकर टेंजेंट इन्वर्स कर सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास ये जो वैल्यू आती है वो 45 डिग्री होती है। तो हमने ये देखा अगर हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स इक्वल हैं, किस वजह से इक्वल है, हमने ये सपोज किया था, हमारी पोजीशन बिल्कुल ठीक निकली। ये किस वजह से इक्वल है, क्योंकि हमारे पास एंगल क्या है 45 डिग्री। अगर हमारे पास एक वेक्टर किसी भी यानी कि एक एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए तो वहाँ पर उस पोजीशन पर हमारे पास कंपोनेंट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल आ सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड कर सकें? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर
एंड स्केलर क्वांटिटी बिकॉज बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, क्योंकि ये हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ है और इसके साथ साथ वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनकी डायरेक्शन होती है, एंड आल्सो वेक्टर इन्वॉल्व्स आर डायरेक्शन। सो सिंपल सा हमारे पास आंसर है कि ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ की वजह से हम इनको यानी कि ऐड नहीं कर सकते, और वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है, ठीक है ना। इसकी कुछ एग्जांपल भी आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप फोर्स और स्पीड को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। और भी कुछ एग्जांपल हैं, आप कोई कोई एग्जांपल कंसीडर करके देखिएगा आप फिजिक्स में कहीं भी कि कहीं भी वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी में ऐड नहीं हो रही है, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10 इज कैन यू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर। क्या आप जीरो को किसी नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। नो, जीरो कैन नॉट बी ऐड टू अ नल वेक्टर बिकॉज जीरो इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमारे पास जीरो एक स्केलर क्वांटिटी है और नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है, यहाँ पर देखा जा सकता है कि जीरो जो है वो स्केलर है और नल क्या है, वो वेक्टर है। नल वेक्टर मतलब ये वेक्टर है, तो स्केलर और वेक्टर ऐड नहीं हो सकते, ठीक है ना। हमारा आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही है, नो जीरो कैन नॉट बी एडिड टू अ नल वेक्टर, ठीक है ना। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। अभी इस चैप्टर के क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि इसके 21 क्वेश्चंस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक बताऊंगा, सारा एक्सप्लेन करूंगा, सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्राइब करूंगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस को लेके अपने माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें, मैं आपको क्लियर करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉच।